चलिए, तो 10 से हो गया 15, थोड़ा सा डिले हुई। वो एक अनदर क्लास थी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो आगे हम लोग देखेंगे। ऑडियो वीडियो सब चीज आपका प्रॉपर है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अपनी जो सेशंस है वो स्टार्ट करते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में कर लेंगे। उसके बाद आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंतर्गत डिप्रिसिएशंस की बात की गई है। सबसे पहले देख लेंगे कि ह्रास की गणना जो हम लोग करते हैं वह पुस्तक मूल्य पे करते हैं, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद और एक और चीज बताएंगे, कौन सी विधि से हम लोग डिप्रिसिएशंस लगाते हैं कि जिसमें संपत्ति की मूल्य शून्य नहीं होती है। हेलो, कमेंट करके बताइएगा। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कौन सा मेथड को हम लोग यूज करेंगे तो जो अपना एसेट्स है उसकी वैल्यू शून्य नहीं होगी। चलिए, आ गया है प्रेम कुमार का सबसे पहले कमेंट आया है। उसके बाद किनका कमेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। फिर आ गया कर्मागत मेथड, अंसारी जी का आ गया है। तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और उससे पहले की क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोगों ने अध्ययन किया था, बट इससे आगे कुछ कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो जो मेथड थे यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने वाले पॉइंट थे वो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, बट कुछ जनरल एंट्री भी होते हैं, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि आगे की जो क्लासेज है वो हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। तो नॉर्मल है, जनरल एंट्री में आपको कुछ नहीं करना, बट ध्यान रखना है कि डिप्रिसिएशंस में जो अभिलेख की पद्धति है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है ऊपर में कि ह्रास के अभिलेख की पद्धति यानी किस तरह से हम लोग करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति खाते पे ह्रास का लगाया जाना। एक तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे तो वो करते किस पे है, अपनी एसेट्स पे करते हैं। सेकंड, ह्रास का प्रावधान करते हैं या संचय खाता बनाते हैं। आपको पता है कि डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस भी हम लोग क्रिएट करते हैं। और एमसीक्यू था उसमें किन्हीं का क्वेश्चन थे डिप्रिसिएशन से संबंधित, तो वो बोले थे प्रावधान। तो प्रावधान क्या है, एक खर्चे के रूप में क्या कहते हैं, एक प्रोविजंस करते हैं। बट डिप्रिसिएशन हम लोग को नॉन कैश एक्सपेंसेज है, ये अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उस दिन किन्हीं का कमेंट था तो वो देख लेंगे। चलिए, तो दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपना आसान सा टॉपिक है, वो स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट है वो हम लोग कर लेते हैं। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंटे हैं वो हम लोग कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे थे वो किस पे चार्ज करते हैं। कमेंट करके बताइएगा, डिप्रिसिएशन हम लोग किस पे चार्ज करते हैं, यानी ह्रास जो है किस पे चार्ज करते हैं वो आपको बताना है। लाइबिलिटी पे, कैपिटल पे, एसेट्स पे, करंट एसेट्स पे, करंट लाइबिलिटी पे, किस पे चार्ज करते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, किन्हीं का कमेंट आ नहीं रहा है। अच्छा, एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये भी बताना है। संपत्ति पे तो वो ठीक ही है। फिक्स एसेट्स बिल्कुल, किनका कमेंट आया है, कलावती कुमारी जी का। फिक्स एसेट्स पे हम लोग चार्ज करते हैं। तो फिक्स एसेट्स में क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किस पे करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे, यानी अचल जो संपत्ति होगा, अचल संपत्ति पे हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे
इसमें क्या पॉइंटेड कुछ था वो देख लें। ठीक है, रंजन कुमार का कमेंट आ गया, विजय कुमार का आ गया, स्थाई, अलका रानी का भी अपना कमेंट आ गया है संपत्ति पे। अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो अब हमें पता है कि फिक्स एसेट्स में एक तो टंजीबल एसेट्स हो गए, टंजीबल एसेट्स, सेकंड इनटंजीबल एसेट्स, इनटंजीबल यानी मूर्त संपत्ति, और एक अमूर्त संपत्ति। अच्छा चलिए यहीं से इसको करेक्ट कर लेते हैं, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, मूर्त और अमूर्त। और एक अपना जो संपत्ति में ही जैसे कोल माइन ये सब जो आते हैं, जो उत्पाद खनन करके निकालते हैं भूमि से, उसे हम लोग कहते हैं वेस्टेज एसेट्स कहते हैं। एक अलग से इसे देख लेंगे। वेस्टिंग एसेट्स इसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस पे डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो किस पे लगाए थे, किसी भी एसेट्स का नाम ले रहे थे, यानी जो हमें दिखाई दे रहा था टंजीबल एसेट्स पे, अमूर्त संपत्ति। अच्छा वो पुरानी वाली कमेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो चार्ज कर रहे थे वो टंजीबल एसेट्स पे ही अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। तो जो भी हम लोग संपत्ति है उसे देखते हैं, उस पर डिप्रिसिएशन यानी ह्रास लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन से कहते हैं। यानी एसेट्स का वैल्यू यूज करने से जब कम होती है उसकी वैल्यू, तो उसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। किस अवस्था में, जब हम लोग फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि एक एक्सेप्शंस बताए जिसपे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है टंजिबल एसेट्स के अंतर्गत। कौन सा ऐसा संपत्ति है जिसपे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, अपने दिमाग को चलाइए और कमेंट करिए के बताइए। ठीक है, किन्हीं का कमेंट अभी तक तो आया नहीं है, वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। देख लेते हैं कि टंजिबल एसेट्स के अंतर्गत एक एक्सेप्शंस बताइए जिसपे क्या है अपना। रंजीत कुमार का एक कमेंट आया है, जल्दी से आप लोग भी कमेंट करेंगे। मीना, मिनका कुमारी, मीना कुमारी, चलिए मिनका कुमारी, मिनका कुमारी। ठीक है, अलका रानी का भी आ गया है। तो एक ही एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शंस क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। मिनका, चलिए ठीक है, लैंड है, अलका रानी, सभी का कमेंट आ गया है कि क्या है, भूमि पे जो है वो अपना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो अपना जो आबादी है वो बढ़ते हुए चली जा रही है, और अपना लैंड है वो सीमित है, तो इसकी जो डिमांड है वो हाई हो रही है, इसके कारण इस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो टंजिबल एसेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इनटंजिबल एसेट्स में अपना आता है कॉपी राइट। कौन कौन से आते हैं इंटंजिबल में, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी जो हम लोग कहते हैं, फ्रेंचाइजी, गुडविल, ईटीसी जो अपने आते हैं जैसे सॉफ्टवेयर कुछ हो गया, तो वो भी अपना क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यदि जो इंटैंजिबल एसेट्स पे कोई भी डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं परिशोधन। हिंदी में क्या कहते हैं, परिशोधन कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। यानी फिक्स एसेट्स पे जो लगाते हैं टंजिबल एसेट्स पे उसे डिप्रिसिएशन कहेंगे, यदि उसकी कमी होती है वैल्यू में यूज करने से उसे। और यदि इंटंजिबल एसेट्स पे लगाएंगे तो डिप्रिसिएशन ना कह के हम लोग अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और वहीं वेस्टिंग के अंतर्गत आपको हमने बताया था, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग, ऑयल वेल हो गया या कोल माइन हो गया, जो भूमि से उत्पादन की जाती है, खनन करके जो निकाला जाता है, उस पे जब हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिक्तीकरण या अपक्षयन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अपक्षय कहते हैं या रिक्तीकरण, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे डिमिनिशिंग कहते हैं, वाटर। चलिए वाटर 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 वाटर,
तो निकालते तो है अंदर से ही, खनन से ही, बट इस पे एसेट्स के रूप में अगर इसे यूज करते हैं तो वो हम लोग क्या लगाएंगे, अपक्षय कहेंगे, रिक्तीकरण कहेंगे। चलिए ठीक है, तो अच्छा हट जाते हैं ना, वो हिंदी में कहते हैं उसे अपक्षय या रिक्तीकरण, के साथ साथ इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्लीशंस, हम लोग कहते हैं DEPLETION। तो यही पॉइंट जो था वो आगे चल के क्या होता, छूट जाता, तो उससे बढ़िया था कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से पहले ही हम लोग कवर कर लिए। तो कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि जो डिप्रिसिएशन यानी अमूर्त संपत्ति पे हम लोग चार्ज करते हैं, वैल्यू रिड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एमोर्टाइजेशन कहेंगे। और हिंदी में परिशोधन, और वेस्टेज यानी जो खनन करके कुछ संपत्तियां निकालते हैं तो उसे हम लोग डिप्लीशन या अपक्षय कहते हैं, या रिक्तीकरण भी से ही कहा जाता है हिंदी में। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, किन्हीं को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट करके क्या करेंगे, पूछ लेंगे। उसके बाद आगे अब अपना कंटिन्यू क्लास करेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं चीजें एमोर्टाइजेशन डिप्लीशन आपको देखने को मिलते होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सभी का जो मेन मोटिव है वो अपना क्या है, डिप्रिसिएशन को ही डिनोट करती है। ये सभी तीनों पॉइंट हैं जो यहाँ तक होने के बाद अब हम अब हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो वो एक और पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कमेंट कीजिएगा, क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है कि नहीं कमेंट है मतलब क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपनी जनरल एंट्री पे आएंगे। जितने भी थ्योरी पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे इसकी जो लेख है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ था, सर वीडियो नहीं शो, कलावत जी यदि वीडियो आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार एप्लीकेशन से बाहर होना है फुल्ली, यानी एप्लीकेशन को शट डाउन करना है, स्क्रीन जो ऑफ करते हैं ना कट वाले मार्क के साथ वो करेंगे, फिर से रीज्वाइन हो लेंगे। ठीक है, आपके इंटरनेट का थोड़ा इशू वहां पे है। तो आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि परिसंपत्ति यानी एसेट्स खाते पे हरास का लगाया जाना। जो हम लोग एसेट्स पे क्या करेंगे, हरास लगाएंगे यानी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो हरास के लिए प्रोविजन हम लोग करेंगे, या जो रिजर्व रखेंगे उसके लिए उसकी भी साथ में एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, संपत्तियों पे हरास लगाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। फिर हरास को परिसंपत्तियों की मूल लागत से घटाना व लाभ हानि खाते में प्रभार लगाया जाता है। सिंपल कुछ नहीं करना है। डिप्रिसिएशन जब हम लोग चार्ज करते हैं तो एसेट्स का वैल्यू घटेगा, तो आपको पता है कि यदि एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और डिप्रिसिएशन अपने के लिए एक तरह से खर्च है, तो खर्च को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बस एंट्री हो गया, कुछ नहीं है। इसके बाद आगे देखना कि यदि जो एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन के रूप में आया उसे हम लोग को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे जाते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट करते हैं तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हो गया, एंट्री खत्म हो गई, कुछ नहीं है। बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहां से करेंगे, संपत्ति को हम लोग परचेज करते हैं। डिप्रिसिएशन को ऐसे स्टार्ट करेंगे तो जनरली तो आपको तो संपत्ति परचेज है ही। अकाउंटिंग ईयर जब हम लोग बंद करेंगे तो परचेज का समय आएगा तो उसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं, बट जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं लास्ट में हम लोग चार्ज करते हैं। बट जो कॉस्ट है वो ओपनिंग कॉस्ट पे ही करते हैं, यानी पुस्तक मूल्य पे। ध्यान रखिएगा, जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होते हैं वो पुस्तक मूल्य पे चार्ज किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। पुस्तक मूल्य पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कॉस्ट है उस पे ही चार्ज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने पीडीएफ की भी तो जरूरत पड़ेगी ही, तो वो आपको टाइपिंग के साथ उपलब्ध है, क्योंकि लिख के बताते हैं तो आधा तो राइटिंग मेरा गायब है। तो आप लोग को फिर कमेंट आता है कि सर
टाइप करके दे दीजिए, तो उससे बढ़िया कि पहले इन टाइप है। बाकी तो चीजों को हमने समझा रखी है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपको है कि परिसंपत्तियों को क्रय का अभिलेखन, यानी क्या कहते हैं, कोई भी संपत्ति को हम लोग परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, तो एसेट्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में खरीदते हैं तो टू कैश लिखते हैं, या क्रेडिट में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, या जो भी एसेट्स है फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू कैश, या क्रेडिटर्स का जो नाम हो या जो बेचने वाले होंगे विक्रेता उनका नाम देते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हो कि परिसंपत्ति अकाउंट डेबिट, यानी नाम इंग्लिश में इसे डेबिट करना है नाम को, और टू बैंक या विक्रेता को खाता, यानी क्रेडिट परचेज किए हैं संपत्ति को तो विक्रेता का नाम होगा, कैश में करेंगे तो अपना बैंक आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, किन्हीं को समझ में दिक्कत है तो वो पूछ लेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट देखते हैं। न्यू स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यदि आपको स्क्रीन शो नहीं करता है तो क्या करना है, एप्लीकेशन से बाहर होना है, फिर से आ जाना है सर, फिर से ठीक है, फिर से कर लेते हैं। यानी आपने न्यू ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप लोग ये कीजिएगा कि कल की क्लासेज होने से पहले, ऐसे आपने ज्वाइन किए होंगे पहले ही तो 2-3 क्लासेज आपको देख लेना चाहिए था। तो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में जितनी भी पीछे वाली क्लासेज है वो खत्म कर लेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री जो है वो आपको हमने बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो गोल्डन रूल है वो भी आपको पता ही होगा कि संपत्ति अपना जो है रियल अकाउंट में आता है। कोई भी जो संपत्ति है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट का जो अपना गोल्डन रूल है, डेबिट भाट कम इन, ठीक है, और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट भाट गोज आउट, यानी जो व्यापार में आएगा इन करेगा उसे हम लोग डेबिट कहते हैं संपत्ति रहेगा तो, और यदि वो व्यापार से बाहर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, यानी गोज आउट का मतलब बाहर जाना। तो अभी यहाँ देखेंगे यदि हमने संपत्ति खरीद रहे हैं तो हमारे लिए संपत्ति व्यापार में आएगी ना, बिल्कुल। तो जब संपत्ति आएगी तो उसे हम लोग नाम कर देते हैं, हिंदी में नाम और इंग्लिश में से हम लोग डेबिट कहते हैं, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और आपको पता है कि कैश में यदि हम खरीदते हैं तो हमारे यहाँ से कैश जाएगा, तो कैश भी हमारा एसेट्स है और कैश जाएगा यानी गोज आउट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, तो बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी बनता है कि कैश में खरीदे तो बैंक लिख लेंगे, यदि कैश में न खरीद के हमने उधार खरीदा था तो विक्रेता को नाम दे देंगे। ऐसे फर्स्ट पॉइंट भी यदि आपने निकाल लिया कि एसेट्स को डेबिट होगा तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिक क्रेडिट कर लेना है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ तक मीना कुमारी जी अब क्लियर होगा, और कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग का जो क्लासेज है वो आज और कल तक कर लेंगे, लेकिन 2 से 3 दिन में हो जाएगा। 10-12 क्लासेज है तो वो आसानी से कवर हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपको भी और हमें भी हो जाएगी, बाकी जो साथ में स्टूडेंट हैं उन्हें भी आसानी हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे। और देखिए पूछने में दिक्कत नहीं है, यदि या हमने आपको सजेशन दे दिया तो ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम नहीं पूछना, पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, एसेट्स को हमने परचेज कर लिया। अब जो मेन पॉइंट अपना आता है डिप्रिसिएशन वाली पार्ट आती है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट तो एंट्री परचेज करेंगे तो एक ही बार हो जाएगा, यानी होल लाइफ में कोई एक एसेट्स खरीदते हैं तो अपना ये नॉर्मल वाला एंट्री ही हो जाएगी। रफ कर लेते हैं इसको, जो अभी आपको समझाया वो हम कर लेते हैं रफ, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, यहाँ से देखते हैं और जूम कर लेना, अपने पास स्पेस तो बहुत है तो इसे जूम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो पहला तो परचेज वाला एंट्री आसान था, सभी लोग इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड पॉइंट अपना है कि निम्नवत 2 प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष के अंत में करेंगे। ये जो कोई भी संपत्ति खरीदते हैं उस समय एंट्री होगा, इसके बाद इसका एंट्री कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। या सेल के समय तो अलग ही एंट्री हो जाएगा, परचेज के समय एक ही एंट्री होगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट अपना बनता है कि निम्नवत प्रविष्टि प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाएगी। अब कौन कौन सी एंट्री की जाएगी वो देख लेते हैं। पहला क्या है कि संपत्ति की लागत से ह्रास राशि को घटाना, घटाने पर क्या कि फर्स्ट हम लोग करेंगे कि जो एसेट्स है एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज करना, डिप्रिसिएशन यदि हमने चार्ज किया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स का मूल्य को घटाएंगे। अब यहाँ पे पता है और आपको हमने बता रखा है कि एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। एसेट्स की वैल्यू कम होगी
तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट होगी। या तो अभी रियल अकाउंट की तरफ से भी समझेंगे। रियल अकाउंट जो अभी हमने आपको बताया कि गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट का मतलब क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट भाट गोज आउट करना था, यानी जाएगी। संपत्ति यदि आपके यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली संपत्ति कमेगी। तो यहाँ भी रूल है, और से डायरेक्ट भी आप क्लासेस देखेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति को हम लोग को क्रेडिट करना है। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर दिख नहीं रहा है, चंदा कुमारी न्यू स्टूडेंट होंगे, मे भी कैसे भी करके अंतिम नाम से लिखा जाता है, किसी भी खाते का अंतिम नाम से लिखा जाता है, क्या कर रहे हैं। चलिए वो रहने देते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या आपका कमेंट है, समझ में नहीं हमें। यदि नहीं दिखाई दे रहा है चंदा कुमारी जी, तो वो क्या करेंगे, एक बार एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, फिर से एंट्री कर लेंगे। आपके पास इंटरनेट का दिक्कत है तो वो अपना देख लेंगे इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि हमें पता है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या दिक्कत है रंजीत कुमार, कैसे दिखेगा सर बैक क्लास। वो देखिए, जैसे ही एप्लीकेशंस आप ओपन करते होंगे तो वहां पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया होगा, टाइम टेबल अटेंडेंस सेशन होगा, तो उसी में एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो सारा रिकॉर्डिंग क्लासेज मिल जाएगी। ठीक है, और फिर क्लास के बाद भी कॉल करके आप पूछ लीजिएगा कि कोई दिक्कत रहेगा तो। अभी हम लोग इधर देखेंगे, संपत्ति की लागत पे ह्रास लगाना है, तो संपत्ति को हम लोग को कम करना है। तो टू संपत्ति कर दिया, निश्चय कर दिया, टू एसेट्स। अब हमें पता है कि डिप्रिसिएशन से यदि हम चार्ज करते हैं तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस यानी ह्रास को हमने डेबिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर, कि कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जो भी हमने ह्रास की अमाउंट है, ह्रास की राशि का लगभग सॉरी ह्रास राशि का लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। अभी हमने बताया था कि यदि हमारे पास क्या हो गया है कि डिप्रिसिएशन चार्ज क्या है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस को तो एंट्री हमने कर दिया। अब इस एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं तो खर्चे को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू अपना हो जाएगा ह्रास खाता, यानी टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना मैंने आसानी से होने के बाद क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। नॉर्मली आपको पूछ दिया जाएगा, देखिए जो ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनेगा, आपको पूछ दिया जाएगा कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, या पूछ दिएगा कि क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट तो होगा नहीं, आपको पता रहेगा तब ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है डिप्रिसिएशन चार्ज होने पे। डिप्रिसिएशन का जितना वैल्यू रहेगा उतना से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग चार्ज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है कि किन्हीं को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया कि डिप्रिसिएशन को हम लोग किस तरह से चार्ज करते हैं, वो देख लिए हैं। कमेंट करके बताइएगा क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आएंगे। और डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट आपका समाप्त हो गया, जितना भी थ्योरी पार्ट था वो समाप्त हो गया, हमने आपको कवर करा दी है। जो है वो आपका एंट्री बचा हुआ है, और कुछ चीजें हैं वो देख लेंगे, एक दो। हाँ ठीक है, अलका रानी समझ में आ गया बिल्कुल। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो पुराने वाली जो वीडियो है वो जल्द से जल्द समाप्त कर लेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ज्यादा फिर जो चीज हमने पढ़ा रखे वो आज फिर से हमें पढ़ाना पड़ रहा है। अब धर इस पॉइंट को कभी खत्म कर देते। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वो क्या है, डांट नहीं रहे, वो आपको सजेशंस दे रहे हैं। तो ये वाली पॉइंट तो हमने कर रखी थी। अब सेकंड पॉइंट जो अपना था वो क्या था कि ह्रास पे प्रावधान, यानी प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन करना है, या रिजर्व खाता को जब हम लोग बनाते हैं तो क्या एंट्री होगी, उसके बारे में हम लोग को देखना है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी तो आपको बता दें कि न्यू स्टूडेंट हैं स्टार्टिंग में, तो आपको इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा, तो विजुअल्स होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे, तो आपको बाहर निकलना है, फिर से ज्वाइन होना है, या तो फिर इंटरनेट का कनेक्शन है वो देख लेंगे कहाँ पे आपके मोबाइल में अच्छे से चलती है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे ह्रास पे प्रावधान खाता। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा कि इस विधि में
इस विधि में ह्रास की राशि एक अलग खाते में संचित किया जाता है। क्या, जो डिप्रिसिएशन की जो राशि है वो क्या करते हैं हम लोग एक अलग खाते में संचित करते हैं, जिसे ह्रास पर प्रावधान व संचय ह्रास भी कहते हैं। यानी अलग अमाउंट सीधे क्या कहते हैं, जो एसेट्स का अकाउंट है उस पे ना ट्रांसफर करके सीधे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजंस में ट्रांसफर करते हैं। यानी इस विधि से क्या करेंगे, एसेट्स का वैल्यू अपना सेम ही रह जाएगा, लेकिन एक अलग अकाउंट जो है वो प्रोविजंस का एक अनदर क्रिएट हो जाती है। यहाँ होने के बाद अब हम लोग आते हैं कि ह्रास की राशि के इस प्रकार के संचयन के कारण परिसंपत्ति खाता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता। वही बात यहाँ पर बोला गया कि ह्रास की राशि के इस प्रकार के जब संचय करते हैं, प्रोविजंस करते हैं, उसके कारण से अपना परिसंपत्ति खाता जो है किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है, तथा इसे इसके उपयोगी जीवन काल के हर आने वाले वर्षों में लागत मूल्य पे दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि ह्रास का यदि आपने प्रोविजंस कर रखी थी डिप्रिसिएशन का, तो क्या होगा, आपका जो एसेट्स का अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो अपना एज यूजुअल रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं चेंजेस होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट जो है वो प्रोविजंस वाले पार्ट में हम लोग वहां पे ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, वो अपना नॉर्मल सी चीजें थी, बट इसका जो एंट्री है वो भी साथ में देख लेते हैं। ऐसे पीछे वाली हम लोगों ने किया था, तो क्या किया था, जो भी ह्रास का अमाउंट था वो कहाँ ट्रांसफर, एसेट्स पे चार्ज कर रहे थे। बट जो प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे करते हैं तो वो क्या कहते हैं, एसेट्स पे चार्ज हम लोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि क्लियर होंगे, यदि किसी को डाउट रहेगा तो वो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। आगे देखेंगे, अब देखते हैं क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं। एंट्री तो थोड़ा सा आता है, ना के बराबर आता है, बट ध्यान रखने से ना वो क्या होगा कि अच्छे नंबर लाने के लिए सारे टॉपिक को अपना कवर कर लेना। यानी 2 क्लासेस जो हो रखी है वहीं से आपका डिप्रिसिएशन की जो पॉइंट है, एमसीक्यू है, वो आपका कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे अब अपना जो है वो अभिलेख देख लेते हैं। तो इसमें भी अपना जस्ट लाइक पिछली वाली जो मेथड था उसी तरह से होगा। इसमें देखेंगे कि परिसंपत्तियों की क्रय का अभिलेख करेंगे। आपको पता है कि जब एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कहते हैं, या उधार में खरीदते हैं तो विक्रेता के नाम देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना पीडीएफ में कर लीजिएगा डेबिट, या तो हिंदी में लिखना है तो वो नाम कर लेंगे। क्रेडिट को हिंदी में जमा कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट अपना था वो यहाँ से आता है। नॉर्मली एसेट्स परचेज का एंट्री सभी को आपको आता होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमारी संस्था में आ रही थी और हमारे यहाँ से कैश जा रही थी तो कैश लिखेंगे। यदि कैश में ना देखे उधार कहते हैं तो विक्रेता खाता। निम्न प्रविष्टियों को प्रत्येक वर्ष के अंत में करेंगे। जो फर्स्ट तो परचेज वाला तो नॉर्मली होगा, बट आगे जो लास्ट में यानी वर्ष के अंत में, अकाउंटिंग ईयर के अंत में हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि ह्रास मान राशि को यानी डिप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसे ह्रास प्रावधान खाता में जमा पक्ष में लिखा जाएगा। सिंपल, आपको एक ही पॉइंट याद रखना कि जो प्रोविजंस करेंगे उसमें डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं। जो प्रोविजन का जो अकाउंट होगा, ह्रास प्रोविजन का जो अकाउंट होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट बोल दिया ना, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपको पता है कि डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस था, तो ऐसे भी इसे हम लोग नाम करते थे। और टू में क्या हो जाएगा हिंदी में, तो इधर से लिखा जाता है इसे टू डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन अकाउंट, यानी ह्रास पे प्रावधान खाता। यहाँ तक एंट्री नॉर्मल है। सिर्फ आपको इसमें याद रखना कि प्रोविजंस की बात आएगी तो प्रोविजंस को हम लोग क्रेडिट करते हैं और डिप्रिसिएशन को तो ऑलरेडी पहले से डेबिट हमने कर ही रखा था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ह्रास को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करना है। पहला तो था कि जो डिप्रिसिएशन था उसे हम लोग चार्ज किए, उसको अब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अपना ह्रास को ही ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नाम और टू हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डिप्रिसिएशन अपना खर्चे थे तो खर्चे को हम लोग करते हैं ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है डेबिट और टू में हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो चेंजेस था वो अपना यहाँ था कि जो
प्रोविजन चार्ज करते थे पिछली मेथड में, वो क्या करते थे एसेट्स में चार्ज करते थे। यहाँ पे क्या एसेट्स में ना ट्रांसफर करके, एसेट्स पे ना चार्ज करके प्रोविजंस पे हम लोग कर देते हैं, लाभ पे प्रावधान खाता को कर देते हैं, बस और कोई चेंजेस नहीं था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या लगता है इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू है, और इवनिंग में ऐसे भी इंटरनेट का इशू है, मॉर्निंग वाले बैच में सभी का नेटवर्क ठीक रहता है। कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करें। क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा तो नॉर्मली एक भी मेथड आपको ध्यान में, ऐसे भी नॉर्मली डिप्रिसिएशन आप लोग चार्ज कर लेंगे, उतना तो आता ही होगा, और बाकी तो जीरो से बता ही दिए। अब कुछ क्वेश्चन है, इससे और थोड़ा बहुत यदि आपको बचा हुआ है कि और मैंने समझाना चाहिए था आपको लगता है, तो वो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, तो वो अपना क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना से ज्यादा डीप तो फिर कुछ होगा नहीं, वो बेसिक्स पे ही हम लोग चल गए। सर जी एक बार और बता दीजिए प्लीज। गजब हो गया, हम तो उम्मीद नहीं किए थे। चलिए, सबसे पहले न्यू स्टूडेंट है खुशबू कुमारी जी, तो सबसे पहले क्या करना था आपको, क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, ओल्ड स्टूडेंट है, थोड़ा सा कर लेंगे, इनको अब देख लेते हैं, बट कोशिश करेंगे कि कल आप क्लासेज वो समाप्त कर लीजिएगा। आज भी यदि एक दो क्लासेज आज करते हैं, एक दो क्लासेज कल तक करते हैं, तो जो अपना एंट्री वाला पार्ट होगा ना वो कर लीजिएगा, जनरल एंट्री वाले पार्ट कम से कम कर लीजिएगा, देख के कि कहाँ पे जनरल एंट्री हमने आपको पढ़ा रखी है। दो क्लासेज में होगा जनरल एंट्री, वो कर लीजिएगा तो आगे आसानी हो जाएगा। बाकी सब वीडियो आसान पीछे से आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। जितनी भी न्यू स्टूडेंट है पहले जो जनरल एंट्री है वो कर लेंगे, क्योंकि आप लोग हो गए हैं पुराने, पढ़े हुए अच्छा टाइम हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसी को फिर से बताएं। खुशबू कुमारी जी एक बार बताइएगा कि क्या इसी को हम लोग फिर से रिवीजन करें। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जब पूछें तो रिस्पॉन्स आपको जल्दी आना चाहिए। हाँ जी, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना था, यदि फर्स्ट वाला पॉइंट था कि हम लोग संपत्ति को परचेज कर रहे हैं, अपना मान लेते हैं कि ये एक अपना क्या है फर्नीचर है, ठीक है, इसे हमने परचेज किया और ये हमारा संस्था है, ठीक है। और एसेट्स के रूप में अपना जो रूल है वो एसेट जितना भी आएगा वो अपना रियल अकाउंट में चला जाता है। रियल अकाउंट आपको कहता है कि डेबिट भाट कम इन और क्रेडिट भाट गोज आउट, मतलब जो आने वाला को करेंगे, कोई भी एसेट्स है आने वाला को हम लोग डेबिट करते हैं, और यहाँ पे गोज आउट का मतलब है, गोज आउट का मतलब है जाने वाला, कोई भी संपत्ति यदि आपका जाता है तो उसे हम लोग करते हैं क्रेडिट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एसेट्स का सिर्फ देख लेते हैं, बाकी आप लोग पीछे वाली क्लासेस कर लीजिएगा, आज तो एसेट्स से संबंधित है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संपत्ति को हमने परचेज किया, क्या क्या परचेज किया। यदि आप संपत्ति परचेज करते हैं तो संपत्ति का नाम लिया तो नहीं है, तो हम लोग सीधे संपत्ति लिखते हैं। संपत्ति हम लोग परचेज करेंगे तो संपत्ति आने वाला हो जाएगा ना, हमारी संस्था में ये जो अपना फर्नीचर्स है वो यहाँ पे आएगी। अब कोई संपत्ति आएगी तो उसे डेबिट करते हैं, तो संपत्ति का नाम हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो इसलिए लिख देते हैं, ओवरऑल सबको डिनोट करते हैं जातिवाचक जैसे संपत्ति के रूप में, यानी पूरा संपत्ति, कोई भी संपत्ति रहेगा तो उनका नाम के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संपत्ति अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है कि यदि आप कोई चीज को परचेज करेंगे तो अब आपके यहाँ वस्तु आएगी और आपके जो कंपनी में कैश था वो अपना बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर चला हो जाएगा। तो टू में लिखते हैं टू बैंक। एक कंडीशन ये बन गया कि आपने कैश में खरीद लिया। यदि आप चाहते हैं कि आप क्या करते हैं कि कैश मेरे पास नहीं है, हम उधार में ले लेते हैं, तो यदि आपके पास कैश नहीं है तो कैश के जगह उधार था तो कैश के जगह हम लोग उधार लिख लेते हैं, बस इतना मोटा मोटी अभी समझ लीजिए। क्लियर है यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये तो अपना परचेज वाला एंट्री हो गया, लेकिन अब सेकंड पॉइंट अपना क्या आता है कि यदि आप क्या करते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कोई एसेट्स खरीदे हैं तो आपको तो पता है कि जो भी डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे इन फ्यूचर्स में वो क्या होते जाएगी, संपत्ति कमेगी। संपत्ति कमेगी कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ, संपत्ति का जो मूल्य है वो कमेगा,
कमेगा। ओवरऑल ऐसा मोटा मोटा देखेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है वो कमेगी। तो अभी हमने बताया कि गोज आउट का मतलब क्या हुआ, जाने वाला, जाएगा तब ना संपत्ति आपके यहाँ से घटेगा। बट यहाँ पे तो जा नहीं रहा, हिसाब उसाब के कारण उसके मूल्य में कमी हो रहा, तो वो मोटा तौर पे समझने के लिए समझ लेते हैं कि उसके मूल्य में कमी हो रहा है, यानी वो जा रहा है। अब जाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट क्रेडिट कहते थे। बट यहाँ पे तो प्रोविजंस कर रहे हैं, संपत्ति तो हमने लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जो एग्जांपल जाने वाला वो अपना पीछे वाली जो मेथड था उसमें हो जाता है। यहाँ पे देख लेंगे, सेकंड पॉइंट था कि जब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है, अब आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी हिंदी में कहते हैं नाम मात्र खाता। अब नाम मात्र खाता में डेबिट जितना भी है वो क्या है, जितना भी लॉस होगा या अपना एक्सपेंस होगा, जितना भी लॉस हो जाए या एक्सपेंस हो जाए उसको हम लोग कर देते हैं डेबिट। ध्यान रखना नॉमिनल अकाउंट में आता है लॉस एंड एक्सपेंस, डेबिट किसको करते हैं, जितना भी लॉस या एक्सपेंस है उसे डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट कितना करेंगे, जितना भी आपको इनकम हो जाए या कोई गेन हो जाए या रिवेन्यू हो जाए, जो भी हो जाए, गेन या इनकम आपको है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है तो आपके लिए वो खर्चे है ना, तो वो खर्चे को हम लोग क्या कर देंगे, खर्चा ये एक्सपेंस आपका है तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। गोल्डन रूल आपको नॉमिनल अकाउंट को बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि एक्सपेंस हमें समझ में आया कि जो हरास है वो अपना एक्सपेंस है, तो इसे हम लोग कर देते हैं डेबिट। और इसके बिहाफ में हम लोग प्रोविजंस बना रहे थे, तो डिप्रिसिएशन प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन कर लेंगे, या हिंदी में करेंगे तो हरास पर कैश या बैंक। कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो कोई इशू नहीं है। कैश या बैंक मैंने बताइए, अब तो 11 वाले आप क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब तो आपने 11 वाले क्वेश्चंस कर लिया, आपको पता है कि मोटा अमाउंट रहता है तो वो हम लोग बैंक लिखते हैं। कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो इशू थोड़ा ना है कि हम लोग बैंक काहे लिख दिए यहाँ पे। अब ये भी पॉइंट समझाना पड़ेगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जो बेसिक चीजें है वो हम मान के चलते हैं कि आपको आता है। कैश और बैंक तो सभी को आता होगा। आप बताइए कि आपने 11 की क्लास नहीं की है। यदि आप कैश और बैंक पूछते हैं तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आपने 11 की भी क्लास नहीं की है, ना तो बीकॉम में क्लास की है, सीधे आ गए हैं सीधे मास्टर बनने। अब बताइए, अब मजा लगा, जिनका भी कमेंट था उनको मजा लगा, ठीक है। तो थोड़ी चीजें वो देख लीजिएगा, पूछना अच्छी बात है, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मजाक चलते रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से अपना था कि अब हमें पता है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है कि इधर डेबिट होता है अकाउंट में और इधर क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो जितना भी एक्सपेंसेज है वो अपना डेबिट साइड लिखते हैं, और अपना जो ट्रांसफर जब हम लोग डिप्रिसिएशन को कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डिप्रिसिएशन अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और टू डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गई। अब इससे कुछ बेसिक और अंदर जा ही नहीं सकता, ओवरऑल ये बात है। यदि नहीं समझ में अभी भी आया तो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जनरल एंट्री कर लीजिएगा, और जितने भी न्यू स्टूडेंट है 1 से 2 दिन में अपना कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अलका ठीक है सर बिल्कुल। अब इससे डीप कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो धरातल पे है ही, तो आप फिर खोदिए कुइया ठीक है, तो पानी निकलेगा, समझ में थोड़े आएगा। तो जनरल एंट्री वाली आप लोग देख लेंगे कि कौन सा वीडियो में जनरल एंट्री है, वो 2-3 मिनट आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। तो फिर बेसिक स्टार्टिंग से कर लीजिएगा। पूरा जो अकाउंट है वो तो थ्योरी पार्ट है, जब भी जनरल एंट्री आएगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझा पाए होंगे। बाकी यदि आपको अभी भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बट लास्ट में हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन से करेंगे, थोड़ा बहुत जो कसर रह भी गई है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे G&P ने क्या, G&P एक कंपनी है वो देख लेते हैं। G&P ने 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए का एक संयंत्र खरीदा, यानी मशीन खरीदा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, तो मशीन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हिंदी में कहते हैं संयंत्र, और इंग्लिश में इसे हम लोग मशीन कहते हैं, मशीनरी लिख देते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो मशीन हमारे यहाँ आएगा, ये आने वाला है, आएगा। अब कैश, जब कोई चीज खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से कैश क्या हो जाएगा, जाएगा, जाएगा। तो आपको पता है कि जब जो आने वाला उसे हम लोग डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हिंदी में लिखना है तो संयंत्र खाता नाम और टू, और जाने वाला को क्रेडिट करते हैं, यानी कैश के जगह पे कैश या बैंक आप लिख सकते हैं। ठीक है, सौरभ जी का कमेंट आ गया। तो मोटा अमाउंट रहता है इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक लिख देते हैं। और कितना अमाउंट से था, 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग 5L कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5L कर देते हैं। क्लियर, फर्स्ट एंट्री हो गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे, ये जो एंट्री है वो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल का एंट्री होगा। सेकंड देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसकी स्थापना पे 50,000 रुपया व्यय हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे हम लोग चार्ज करते हैं तो वह अमाउंट मशीन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और 5 बजे भी हमने पढ़ाया था, तो थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मशीन में जाएगा तो हमारे पास सेकंड जो एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फिर से हम लोग मशीन को डेबिट करेंगे, मशीनरी, अच्छा गलती हो गई ना स्पेलिंग, MACHINARY। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू, अच्छा फिर से बढ़िया से लिख दें, राइटिंग थोड़ी सी है, बहुत सॉफ्ट चलता है ना, वो स्लिप करता है थोड़ा सा, वो इसमें है ना जो क्या कहते हैं दस्ताना लगता है वो पैड पे लिखने के लिए। ठीक है, या तो फिर उसको हमने छेड़छाड़ किया है तो वो स्लिप करता है, मैंने डॉक्टर बना देता है मास्टर से सीधे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू, अब आपको पता था कि कोई भी चीज को हमने इंस्टॉलेशन कराई है तो वो वहां पे हमारे लिए खर्चे हो जाएंगे। तो कैश के रूप में या बैंक के रूप में जो भी अमाउंट आपको मन है, 50,000 तो मोटा अकाउंट है तो कैश या बैंक हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। तो 50,000 का ये खर्चे, तो के मैंने 50 होता है तो 50,000, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मशीन हमारे यहाँ आ रहा था, और मशीनरी को सेकंड पॉइंट में किस लिए डेबिट किए, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन यानी स्थापना पे कुछ खर्चे हुए थे, तो खर्चे को हम लोग डेबिट करते हैं। बट एक्सपेंस अकाउंट में ये नहीं जाएगा, सीधा चल जाएगा ये मशीन अकाउंट में चल जाएगा, यानी मशीन की वैल्यू को और ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसकी कंसेप्ट को हमने आपको बता रखा है। बाकी हमेशा एवरी पॉइंट को सुन से बताना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं तो 2 से 3 दिन पहले तो जनरल एंट्री वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सारी क्लासेस 2 से 3 दिन में आपको खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, लेट से ज्वाइन किया तो वो आपकी गलती है, बाकी हमने आपको स्टार्टिंग से भी बता रखी थी। अब आते हैं, आगे आते हैं, यहाँ तक एंट्री हम लोग देख रहे थे। आगे है संयंत्र के 10 साल उपयोग के लिए। ठीक है, आ गया संयंत्र के 10 साल के उपयोगी जीवन के लिए पश्चात अवशेष मूल्य आपको दिया हुआ था 10,000 रुपये लगाया गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट आपको कितना हो गया, 5,50,000 रुपया। कैसे हो गया, 5 लाख तो परचेज किए थे हम लोग, और इसमें स्थापना करने में हम लोगों ने 50,000 और लगा दिया, तो ये वाली वैल्यू हो गया, कॉस्ट हो गया 5,50,000 रुपया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपको तो सबसे पहले क्या निकालना है कि प्रविष्टि करें। यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ तक तो कर लिए, 19-20 के लिए यानी 1 साल का है, 1 अप्रैल से 20 तक है। रोजमान की प्रविष्टि करें, यह मानते हो कि सीधी पद्धति यानी स्टेट लाइन मेथड में लगाया गया प्रथम 3 वर्ष का संयंत्र खाता को आपको बनाना है, हरास खाता भी बनाना, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, जनरल एंट्री मेनली हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉस्ट अकाउंट था, जो यानी मशीन का जो कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, मशीन कॉस्ट जो है वो अपना 5,50,000 रुपया। अब हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना है, तो आपको डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने बता रखा है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा उपयोगी जीवन या समय कर सकते हैं, उपयोगी जीवन या समय, जो भी जो अपना संपत्ति का जो एज है वो नीचे लिखाता है। तो हम लोग को पता है कि कॉस्ट कितना है, 5,50,000 रुपया, और अपने को पता हो गया कि अवशिष्ट मूल्य को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मूल्य, कितना है, 10,000 रुपया।
और अपने पास उपयोगी जीवन बताया गया, संपत्ति का संयंत्र का 10 वर्ष का उपयोगी जीवन है, तो इधर लिख देंगे 10। अब इतना तो आसानी से आप लोग कर ही लेते होंगे, इसमें क्या है, तो ये घटा देंगे ऊपर वाली पार्ट को, 5,50,000 में से हम लोग घटाएंगे 10,000 बटे 10, तो जो अपना ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 10 से 10, यानी 54,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। एक साल में कितना डिप्रिसिएशन निकल के आएगा, बिल्कुल निधि कुमारी का सही आंसर सबसे पहले आया था, उसके बाद विजय कुमार शर्मा, उसके बाद सौरभ कुमार का। चलिए बिल्कुल सभी को, अब जो क्वेश्चन आएगा ना दिया रहेगा, तो यदि इतना दे भी सकता है, जैसे इतना जो पॉइंट है वो आपको दे ही सकता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसे हम लोग जब फुल स्क्रीन में यदि रहेगा तो वो आपको आ जाएगा 2 लाइन में। तो आपको पूछ देगा कि डिप्रिसिएशन निकालना है, तो डिप्रिसिएशन की तरह से निकलता है, वो आप लोग न्यू स्टूडेंट और पुराना स्टूडेंट दोनों ने समझ लिया। ये अपना डिप्रिसिएशन का क्या था, फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो वो अपना उनका मान रख दिए, तो अपना यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मान निकल गया। तो डिप्रिसिएशन का कितना मान निकला वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो प्रत्येक साल हम लोग को 54,000 रुपये चार्ज होंगे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकालने हैं, तो इसका एंट्री हम लोग अब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिएगा, रफ कर लें थोड़ा सा, जल्दी से बताइएगा। नोट कर लिए हैं तो रफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर रफ करने के बाद फिर से कहिएगा सर गायब। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मल समय है। कमेंट करके बताइएगा कि नोट कर लिए हैं। अच्छा, जनरल एंट्री हो गया, मैंने आप लोग नोट कर लिए हैं। क्या करें, इरेज कर दें, वेट कर लें 10 सेकेंड, सब लिखने में बिजी हैं। बाकी तो यहाँ तक भी कर लेंगे, तो ये आगे अपना निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, खुशबू झा जी ओके है, तो हम लोग कर लेते हैं इरेज। क्या कर लेंगे, इरेज। अब अपना एंट्री हम लोग करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा और अच्छे से सिलेक्शन हो पाए। बाकी तो आपको चीजों को ध्यान में रखना है और एमसीक्यू करते रहना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, अपना क्या बनता है। पहले तो हमने मशीन परचेज किया, इंस्टॉलेशन किया, उसका एंट्री कर लिया। अब हम लोग को डिप्रिसिएशन को लगाना है। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चे हैं, तो खर्चे को हम लोग कहते हैं डेबिट। ये आपको रूल में पता है कि आपके पास डिप्रिसिएशन है और डिप्रिसिएशन होते हैं खर्चे, CIATION, ठीक है। डिप्रिसिएशन हिंदी में इसे हरास कहते हैं, तो हरास अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगी, किस पे चार्ज करना है, एसेट्स पे चार्ज कर देना, यानी एसेट्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं। कुछ मेथड अपना बताया नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग संपत्ति कर देंगे। तो कौन सा संपत्ति का नाम था यहाँ पे, मशीन था, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करते थे, कितना अमाउंट आया डिप्रिसिएशन का, 54,000 आया है, तो यहाँ पे 54,000 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 54,000, के माने 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक एंट्री होगी। अब हमें पता है कि जो भी हमने डिप्रिसिएशन को चार्ज किया, उसे हम लोग को क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हमें तो यह पता है कि जो डिप्रिसिएशन है वो अपना खर्चे हैं, और खर्चे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं तो वो होते हैं डेबिट। क्या होते हैं, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कर लेते हैं डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लाभ हानि खाता, हिंदी में लिखना है तो लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। जितना अमाउंट था डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना, 54,000 रुपया हम लोग को ट्रांसफर करना, तो ये अपना 54,000 रुपया ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। बिल्कुल सभी को सही था, PL टू DL DEP, ठीक है, वो राइट है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं। कुछ तो यहाँ पे करना है नहीं, अकाउंट अकाउंट बनाना है तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे 1 सेकेंड, यदि आपको कह दे कि मशीनरी बता का अकाउंट बनाइए,
मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो अपना कुछ इस तरह से जो फॉर्मेट है वो क्रिएट कर लेंगे। डेट पार्टिकुलर पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर डेट तो होगा तो वो यहाँ हो ही जाएगा, वो रहने देते हैं, मोटा मोटी चीज देख लेते हैं। अब देखते हैं कि मशीन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक। क्या यहाँ पे देख लेंगे कि यदि मशीन डेबिट है और मशीन अकाउंट में लिखना है तो सीधे इसको उठा के डेबिट मशीन के डेबिट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं मशीन डेबिट है और कैश है तो यहाँ पे सीधे उठा के इसको कैश लिख देते हैं। जो भी अमाउंट 50,000 था और यहाँ पे 5 लाख था वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से जैसे यहाँ पे देख लेंगे जब मशीन अभी क्या हो गया कि क्रेडिट हो रखा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे डिप्रिसिएशन का नाम, यानी इसको लिख देते हैं। मशीन क्या है अपना क्रेडिट हो रखा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन के नाम से लिखेंगे डिप्रिसिएशन। पहले से तो हमने मशीन अकाउंट बना ही रखा था तो नहीं दिख रहा है। मेनका कुमारी तो आपको तो हमने बता रखा कि यदि नहीं दिख रहा तो आपको इंटरनेट का इशू है। और यदि ये क्या करेंगे एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, बाहर होने के बाद फिर से एंट्री कर लेंगे, या तो फिर दिक्कत ज्यादा इंटरनेट का तो वो फिर रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे, या अनदर कोई सिम है आपके पास तो वो देख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन को हम लोग मशीन अकाउंट में ट्रांसफर, तो मशीन अकाउंट को क्या कर रखा था क्रेडिट, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन के हिसाब से 54,000 ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से ऐड करके देख लेंगे तो यहाँ पे 5 लाख और 5,50,000 5,50,000 ये आ गया 5 लाख। और यहाँ पे कहीं पे है मशीन का चर्चा जनरल एंट्री में नहीं है तो कहानी खत्म हो गई। इस तरह से अकाउंट बन जाता है। जो बैलेंसिंग बीडी है सीडी होगा ना लास्ट में तो हाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो यहाँ पे घटा लेंगे 5,50,000 में से घट जाएगा 54,000 तो आ जाएगा 4,96,000 में भी 4,96,000 घटा के आएगा ना। बिल्कुल यहाँ तक सही है। तो अब अकाउंट बनाने के लिए भी सीखे जनरल एंट्री है तो आसानी से अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है 4,96,000 4,96,000 है, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। चलिए कुछ लोग तो अब अभी से भाग रहे हैं। ज्यादा टाइम हो गई क्या जी? अभी तो टाइम अपना 9:08 ही हुआ, ज्यादा कहाँ हुआ। एक सेकेंड कैमरे में चार्ज लगा देते हैं, थोड़ा सा क्या हो गया है डाउन हो गया बैटरी कैमरे का। वेट कर लीजिएगा। चलिए तब तक कमेंट करके बता दीजिए, बता ही दीजिए कि कैसा लग रहा है तो भी देख लेना। चलिए चीजें समझ में आ रही है ना कि डीपली हम नीचे की ओर जा रहे हैं और आप लोग ऊपर से ही रहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि क्लियर है। तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जो एंट्री वाली पोर्शन है वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे। साथ में हमसे पहले आप लोग अपने बुक में अपने ही कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं लाल एंड सन ने 1 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं और डिप्रिसिएशन का इससे क्वेश्चंस पूछेगा तो डिप्रिसिएशन सब वो 6 मंथ के लिए लगेगा, यानी 6 मंथ के लिए लगेगा। क्योंकि अक्टूबर में कोई संपत्ति खरीदे हैं तो परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो क्या एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट लिख देते हैं कितना 1.8। ठीक है 1.8 यहाँ तक क्लियर है। साफ से लिख देते हैं ना, अभी तो अपने पास टाइम है ही, थोड़ा सा डिले हो गया स्टार्टिंग में देरी से किए थे ना तो लिख देते हैं। ठीक है हिंदी में लिख लेते हैं भाई संयंत्र खाता नाम कितना से हो जाएगा 1,80,000 से, और टू हो जाएगा अपना कैश के रूप में कितना दे रहे थे परचेज किया तो अच्छा हिंदी में कर रहा है ना तो बैंक अकाउंट टू बैंक खाता 1,80,000 ये हो गया। ठीक है नेक्स्ट जो एंट्री होगा वो इंग्लिश में देख लेंगे, इसे मशीनरी और इसे बैंक कहते हैं। अपना सेकंड था कि स्थापना पे, तो इंस्टॉलेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो वो भी हम लोग मशीन में ही करेंगे। संयंत्र खाता मशीन अकाउंट डेबिट नाम और
टू हो जाएगा कैश के रूप में या बैंक के रूप में, यहाँ पे बैंक खाता, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है, 20,000 का अमाउंट है। इंस्टॉलेशन में ये दिया हुआ क्या, स्थापना पे 20,000 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रुपये कर लिए। यहाँ तक क्लियर। अब जो था फार्मूला, फार्म मूल लागत का 10% की दर से ह्रास चार्ज करते हैं। तो अपना कॉस्ट कितना है, संपत्ति का कॉस्ट कितना, 1,80,000 और प्लस ये 20,000 अपना जो इंस्टॉलेशन का वो भी कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाती है। तो अच्छा इंग्लिश में बिल्कुल, तो लिख लीजिए ना, वो अभी बताए थे ना, इसे मशीनरी कर लिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो बैंक को तो बैंक कहते हैं, यहाँ भी मशीनरी कर लीजिए, बैंक कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंट्री जो है वो इंग्लिश में रख लेंगे, उसमें क्या। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग के पास आ गया है कॉस्ट। कॉस्ट कितना हो गया संपत्ति का, 2 लाख रुपया। आगे आपको बताया कि डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। तो जितना कॉस्ट है उसका हम लोग 10% निकाल लेते हैं। 10 से 10, 10 से 10, जो आ गया अमाउंट वो अपना 20,000 रुपया डिप्रिसिएशन आ गया। अब हम लोग डिप्रिसिएशन का एक एंट्री कर देना है। सिंपली क्या करना है, डिप्रिसिएशन का एंट्री करना है। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च है, तो चलिए इंग्लिश में कर देते हैं, CIATION, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा, किस पे चार्ज करेंगे, एसेट्स पे चार्ज करेंगे, कुछ नहीं कर रहा तो मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपया, तो वो 20,000 से हम लोग, क्लियर है। चलिए अब जो है वो आपको पता है कि डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और डिप्रिसिएशन खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सॉरी, 2 हो जाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर। कितना अमाउंट जाएगा, जो भी डिप्रिसिएशन का चार्ज है वो हम लोग कर लेते हैं प्रॉफिट टू। चलिए बिल्कुल सौरभ जी, तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा आज का सेशन। और लगभग लगभग आपका डिप्रिसिएशन समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं है, थोड़े से पॉइंट है वो देख लेंगे, बट न के बराबर पॉइंटे हैं। तो एक क्लास और, यानी ऑलमोस्ट लगता है दो तीन तीन क्लास ना, और तीसरा क्लास, हाँ 3 क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन समाप्त कर लिए। और बाकी फिर MCQ करेंगे, तो वो भी देखते रहिएगा कि जो पढ़ा रखे हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है, थ्योरी आपको पता था पहले से भी, प्रैक्टिस छूट जाने के कारण आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ है नहीं। चीजें पढ़ते रहिएगा, वो फ्लो में फिर से वो आ जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला एंट्री, अच्छा मीनका कुमारी का जो कहना है वो हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला एंट्री। तो यहाँ पे देखिए मोनिका कुमारी जी, देख लेते हैं हम लोग। चलिए वो लास्ट है तो वो उनका चर्चा करते हैं, बाकी क्लासेस समाप्त हो सकी है। जिनको मैंने जाना वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो अपना यहाँ पे अब डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ध्यान रखना हम लोग को, ये वाली पार्ट हटा दें, ये वाली तो समझ में आ गया होगा डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो यहाँ तक तो डिप्रिसिएशन तक आपको समझ में आ गया है, जैसा आपका कमेंट है। आपको कहना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे जो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में, जितना भी अपना इनकम होता है वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फर्स्ट ये हो गया। तो अब हमें पता है कि प्रॉफिट एंड जो जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था संपत्ति पे, वो तो हमारे लिए खर्चा था। एक तो हमने क्या किया कि संपत्ति का मूल्य घटा दिया, बट इसे हम लोग को ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे कि जो वैल्यू हमने परचेज कर रखा था, मशीन का अमाउंट 10 लाख रुपया जो भी है, तो वो हम लोग को कैश के रूप में कमा होगा। तो उसी को हम लोग भरपाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो प्रॉफिट आपका है ना वो कम दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया हमने एक्सपेंस, 10 रुपया का इनकम इधर था 1,000 का, और 50 रुपया का एक्सपेंस डिप्रिसिएशन के रूप में किया। तो इससे क्या किया हमने, जो प्रॉफिट था उसमें से थोड़ा सा हटा लिया ना,
डिप्रिसिएशन लगाने से क्या होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट हट जाता है, तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट होता है एक रिजर्व के रूप में, आपको पता नहीं चलता संस्था के लिए, ठीक है। तो वही आपको है कि जो भी हमने एक्सपेंस के रूप में इसे मानते हैं, डिप्रिसिएशन को अपना एक्सपेंस मानते हैं, अब इसे ट्रांसफर करना है, क्या है, हस्तांतरण करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू डिप्रिसिएशन लिखेंगे। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, आपको कर देते हैं हम, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री हमने ये किया, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस पर ट्रांसफर करके हम दिखा देते हैं, तो मे भी और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डेबिट हो रखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्रिसिएशंस डेबिट साइड में लिख देते हैं, जो भी अमाउंट अपना 20,000 है तो 20,000 हो गया ना। तो ये एंट्री इस तरह से पढ़ते हैं, या तो अकाउंट से पढ़ लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट इस तरह से पढ़ा जाता है। क्लियर है मीनका कुमारी जी? और जनरल एंट्री वाली क्वेश्चन जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो कर लीजिएगा, बाकी आज की क्लासेज आपको बहुत ही बेसिक्स हमने आपको करवाई है, तो वो ध्यान में रखेंगे। जितना जल्दी आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 दिन है, 3 दिन में सारी क्लासेज, यानी एक दिन में 3 क्लासेज भी करते हैं तो वो आपको समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से ही कर लीजिएगा, इंटरेस्ट, अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, वो एक प्लेस ऐसा होगा कि जहाँ पे आपका घर में कोई एक कोना होगा जहाँ पे अच्छा नेट चलता होगा, तो वहां पे क्लासेस बैठ के देखिए, या तो फिर कोई अनदर सिम आपके पास है तो वो उसका यूज करें, घर में किन्हीं का वाईफाई है तो वो उनका भी यूज कर लें, ठीक है। 1 घंटे की तो बात है, तो चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। टेक केयर और बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा एक सेकेंड, पिछली क्लास कैसे देखे वो कमेंट आया ना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एप्लीकेशंस को खोलना है, एप्लीकेशंस खोलेंगे तो टाइम टेबल अटेंडेंस ये सब दिखाई देगा स्क्रीन पे, ऊपर वाले मैंने मिडिल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ रहेगा कि रिकॉर्डिंग, चलिए तो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वीडियो आ जाएगा, नीचे जो क्लास 1 क्लास 2 करके होगा वो नहीं देखना है, वो सिंपल जहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि उसके बाद भी नहीं मिलता है तो हमें आपको 5 मिनट के बाद कॉल कर लीजिएगा, 5 मिनट बाद हम आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।